व्यू 360 में। यमन में 30 रोज के अंदर जंगबंदी की जाए, अमरीकी वजीर दफा का बयान। अमरीका का शहरी कहलाने का हक किसको है? और एक ऐसे रेस्टोरेंट की सैर जहां दुनिया को बदल देने वाले आइडियाज ने जन्म लिया। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूं आपकी मेजबान सारा जमान। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत की मुंतजर मसीही खातून आसिया बीबी को तौहीन मजहब के इल्जाम से बरी करते हुए उनकी फौरी रिहाई का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में कायम अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस मियां मजहर आलम खेल भी शामिल थे। आसिया बीबी पर इल्ज़ाम था कि जून 2009 में वो सूबा पंजाब के ज़िला शेखुपुरा में वाक़ अपने गाँव की ख़वातीन के साथ बहस व तकरार के दौरान पैगम्बर इस्लाम और दीन इस्लाम की तौहीन की मुर्तकिब हुई थी। आसिया ने इस इल्ज़ाम से हमेशा इनकार किया। वो अपने खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज होने के बाद 2009 से जेल में कैद थी। पंजाब की एक मकामी अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी, जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। आइए जानते हैं कि उनके वकील और वकील इस्तगासा का आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में क्या कहना है। फैसला बस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये गलत इल्ज़ाम था और ये इस्तगासा वाले इल्ज़ाम को साबित नहीं कर सके, इसलिए इसको बरी किया। इसमें सबसे अहम क्वेश्चन ये होता है कि आपके खिलाफ ये केस क्यों दर्ज किया गया और ये जो गवाह हैं, आपके खिलाफ क्यों गवाही दी। उसके जवाब में वो कोई खातिर खा जवाब नहीं दे सकी। कहते जी कि इस कानून का बड़ा गलत इस्तेमाल हो रहा है, मिस यूज़ ऑफ ब्लास्फेमी लॉ, ये एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है। ये सारी बातें गलत हैं, कहने की हद तक बड़ी हैं। इसका घर मुलजमा का आज वहाँ पे मौजूद है, उसको एक दरवाजे की ईंट तक किसी ने नहीं उखाड़ी। अदालत उज़्मा के फैसले के खिलाफ आज पाकिस्तान के कई शहरों में एहतजाज किया जा रहा है और कई मकामात पर मुजाहिरीन ने शाहराहों पर धरना दिया हुआ है। इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा जलील अख्तर हमारे साथ हैं। जलील, पहले तो यही बताइए कि सिक्योरिटी के किस किस्म के इंतजाम आप देख रहे हैं? आज जब सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी की अपील का फैसला सुनाना था तो उससे पहले ही इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और इस फैसले आने के बाद जो है तहरीक लब्बैक और दीगर मजहबी जमातों की तरफ से सख्त एहतजाज सामने आया और मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने एहतजाज किया और उनके हामी जो सड़कों पे धरना दिए हुए हैं। जो इस्लामाबाद का जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है वहाँ पे भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त जो मैं डी चौक पे मौजूद हूँ, इसके करीबी जो है जो रेड जोन है जहाँ पे सिफारत खाने मौजूद हैं, उसको भी जाने वाले रास्तों को कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है और इसी तरह जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। चूँकि तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाली जो संगम है फैजाबाद एक्सचेंज वहाँ धरना दिए हुए हैं और कई जगहों पे भी, लाहौर में भी, कराची में भी मुख्तलिफ शाहराहों पर वो एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा। और रास्ते बंद हैं, जो ट्रैफिक ये बताइएगा मुतबादिल रास्तों में भी डाला जा रहा है। ठीक, तो जलील अख्तर ये बताइएगा कि मकामी मीडिया में हम देख रहे हैं, खासतौर पर टेलीविजन पर बहुत कुछ कवरेज नहीं मिल रही आज के फैसले को, क्या वजह है? मकामी मीडिया पे जो आसिया बीबी की जो अपील कबूल करने का फैसला है उसको एक खबर के तौर पे तो जरूर नशर किया गया है, लेकिन उससे ज्यादा हमें कुछ नजर नहीं आया। ना तो जो उसके रद्द-ए-अमल में जो एहतजाज हुआ है वो उसके बारे में कोई खबर है और ना ही इसके बारे में कोई मीडिया में कोई तबसरा देने हमें नजर आ रहे हैं। ये पहले भी मामूल रहा है कि जो तौहीन मजहब के जो वाक़यात होते हैं या मुकदमात होते हैं मकामी मीडिया पे, उस पर बहुत कम बात की जाती है और उसको सिर्फ खबर के तौर पर ही नशर किया जाता है। ऑलराइट, जलील अख्तर हमारे नुमाइंदा थे हमारे साथ इस्लामाबाद से। इस अपडेट के लिए शुक्रिया। और जिस तरह से हमने बात भी की कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही इस फैसले के बारे में, हाँ सोशल मीडिया इस वक्त बहुत एक्टिव है। इंसानी हुकूक के कारकुन अली दयान हसन ने आज के फैसले को सराहते हुए कहा कि आज हमारे मुश्तरका ज़मीर से एक बोझ उतर गया। इंटरनेशनल लीगल एडवाइज़र रीमा उमर ने कहा कि जस्टिस खोसा के रिमार्क्स काबिल तारीफ हैं कि उन्होंने इस नाइंसाफ़ी के लिए पुलिस, वकला और जजों की जानिब से लापरवाही को जिम्मेदार करार दिया। जबकि पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने तवज्जो दिलाई कि मुल्क में तौहीन मजहब के कानून के गलत इस्तेमाल का मसला अब भी खत्म होने से बहुत दूर है।
اس فیصلے پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ملک کے مختلف حصوں میں احتجاج ہو رہا ہے وہیں سوشل میڈیا پر بھی اس کی سخت مخالفت کی جا رہی ہے. بنت رفیق کے نام سے ٹویٹر پہ میسج ایک دیا ہے ایک خاتون نے, اور اس فیصلے کے خلاف ایک بورڈ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے کہا ہے کہ وہ آسیہ کو سر عام پھانسی دیں, ورنہ ان کے مطابق ججوں اور حکومت کے لیے احترام بھی ملک میں ختم ہو جائے گا. آپ اس موضوع کے بارے میں آج کیا سوچ رہے ہیں, آئیے مل کر بات کرتے ہیں. اس کے لیے آپ لاگ آن کیجئے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر, یا پھر ہم سے ٹویٹر پر بات کیجئے. ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. آج کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں ہم واشنگٹن سے بھی کچھ رد عمل لیں گے. اس وقت وارث حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو امریکی حکومت کے ادارے US کمیشن فار انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم سے منسلک پالیسی اینالسٹ ہیں. یہ ادارہ دنیا بھر میں مذہبی آزادیوں کی صورتحال کا جائزہ لے کر امریکی حکومت کو پالیسی سازی کے حوالے سے تجاویز دیتا ہے. وارث ویلکم ٹو ویو 360. یہ ایک ایسا کیس تھا جو پاکستان میں تو اسپاٹ لائٹ میں ہے ہی, لیکن واشنگٹن میں بھی اسپاٹ لائٹ میں رہا, اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کیپٹل ہل پہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے بھی وقتاً فوقتاً اس کیس کے بارے میں بات کی. کیا وجہ ہے؟ اس میں کافی وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ میرے خیال سے جو وکٹم اس کیس میں وہ کافی مطلب پیپل وانٹ ٹو ہیلپ ہر کیس. انڈر پریولیجڈ عورت ہے جس کے پاس جو فیملی کی عورت ہے, 2 بچے ہیں, ہسبینڈ ہے, فیلڈ ورکر تھے. اس میں یہ بھی تھا کہ یہ کیس ہائی لائٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک کیس ہے جو بہت کیس چل رہے ہیں اس وقت پاکستان میں. بلاسفیمی کے کیسز اس طرح سے یوز ہو رہے ہیں کہ مائنورٹیز کی رائٹس کو ڈیمینش کر رہے ہیں یا ایلیمنیٹ کر رہے ہیں ٹوٹلی. تو اس کی وجہ سے اس کیس کو آگے لایا جا رہا ہے, لیکن پھر باقی بھی کیسز پہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ فوکس کریں, کیونکہ بہت اہم چیز ہے کہ ان انجسٹ یا ڈسکریمنیٹری پروسیکیوشنز جو ہیں وہ ان کو اینڈ کریں. ایک تو یہ ہوگی نا جو ایموشنل ریزن ہے, جذباتی وجوہات کی بنا پہ, لیکن ایسے بھی کیا یہ بھی وجہ ہے کہ کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پہ بھی اس کیس کو یہاں اٹھایا گیا؟ بیکاز ہم نے دیکھا کہ جب یہاں پہ بجٹ کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی, بحث ہو رہی تھی کانگریس میں, تو سینیٹر رینڈ پال نے آسیہ بی بی کا نام لے کے یہ ذکر کیا کہ ہم پاکستان کو کیوں امداد دیں جہاں آسیہ بی بی کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے, اور ہم اس کیس پہ کیوں نہیں توجہ دیتے. تو اس کے سیاسی پہلوؤں کے بارے میں بھی بتائیے. میرے خیال سے اس کا سیاسی پہلو یہ ہے کہ یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس وقت, جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے, یہ بہت فوکس کر رہی ہے ریلیجس فریڈم پہ. دوسری جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہیں وہ جنرلی ہیومن رائٹس پہ فوکس کرتی ہیں. یہ ایڈمنسٹریشن زیادہ فوکس کر رہی ہے اس ریلیجس فریڈم پہ, تو اس لیے وہ ہر پہلو میں اور ہر ادارے میں وہ اس کو ریز کر رہے ہیں. بے شک ٹریڈ ہو, بے شک سیکورٹی ریلیشن شپ ہو, وہ کہیں گے کہ ریلیجس فریڈم کو بھی تم آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے, اور اس کو آگے لانے کے لیے یا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مائنورٹیز کے لیے. تو اس کی وجہ سے میرے خیال سے اس وقت ہم نے دیکھا ریٹرک جو زیادہ ٹرن اپ ہوا ہے پہلے سالوں سے. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا کہ اس کیس کے دوران 2 اہم شخصیات پاکستان میں قتل ہوئیں, گورنر پنجاب سلمان تاثیر اور اقلیتی امور کے وزیر شہباز بھٹی. جب بات آتی ہے بلاسفیمی لاء کی یا توہین مذہب کے قوانین کی, تو جس طرح حسین حقانی نے بھی کہا کہ وہ مسئلہ ابھی ختم ہونے سے بہت دور ہے. تو آپ جب پاکستان کی سچویشن کو اینالائز کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں اس میں گوئنگ فارورڈ کیا مسائل نظر آتے ہیں اور کہاں ہوپ نظر آتی ہے کچھ بہتری کی؟ رائٹ, سو میرے خیال سے ہوپ یہ کہ کورٹ جو ہے انہوں نے بہت اچھی اور پروگریسو ڈیسیجن کیا ہے. انہوں نے ریویو کیا ایویڈنس کو, انہوں نے دیکھا کہ ایویڈنس یہ وردی نہیں ہے اس کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے, تو انہوں نے ڈسمس کر دیا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ بہت دفعہ یہ ہو چکا ہے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کہ جب بلاسفیمی کیسز آتے ہیں تو ججز ڈرتے ہیں کہ ہم اگر اکویٹل کر دیں یا اس بندے کو ہم اس کو فری کر دیں تو شاید ہمیں اس کی وجہ سے ریٹریبیوشن ملے. اب نیگیٹو یہ جو ہم رسپانس دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ میں, TLP اور دوسری پارٹیز جو ہیں جو ملی ہوئی ہیں جو اس موضوع کو آگے اٹھاتی ہیں, وہ اب پروٹیسٹ کر رہی ہیں اور اسٹریٹ پہ ایجیٹیشن کر رہی ہیں, اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ انفورسمنٹ کیا ہوتی ہے, اور نہ صرف انفورسمنٹ اس کیس میں جو آسیہ بی بی کا کیس ہے, اور کیا اس فیملی کو سیفٹی ملتی ہے اور ان کو کیا جو گورنمنٹ ہے وہ پروٹیکشن دیتی ہے, لیکن ایریاز لائک جوسف کالونی یا ادر جگہ جہاں کرسچنز رہتے ہیں, کیا ان کو سیکورٹی ملے گی؟ کیونکہ ان کے خلاف بھی اب اٹیکس ہو سکتے ہیں, کیونکہ اب جو یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ دہشت گردوں سے بھی کبھی کبھی ملے ہوئے ہوتے ہیں اور ان پہ اٹیکس کر سکتے ہیں کرسچن کمیونٹی پہ. تو اور یہ سارے وہ ایشوز ہیں جن پہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ آج کے دن نظر رکھے گا, اور جو اگلی رپورٹ آپ کی آئے گی اس میں اس کا پورا تذکرہ ہوگا. جی بالکل, اور ہم نے پریس ریلیز بھی نکالی ہے اس موضوع پہ ڈسکس کرنے کے لیے اس بات, سو آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. وارث حسین آج ہمارے ساتھ آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اور اس کیس سے متعلق مزید معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. وارث once again thank you for your time and insight. Thank you. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر
आपके काम आ जाए। Tonight I ordered Great idea. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अमेरिका ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जमात-उद-दावा और उससे मुंसलिक फलाह इंसानियत फाउंडेशन को कलअदम तंजीमों की फहरिस्त से निकालने पर तशवीश का इजहार किया है। अमेरिकी महकमा खारिजा के एक तर्जुमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि पाबंदी का खात्मा अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद के खिलाफ है और बैनुल-अक़वामी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ ताउन करने के पाकिस्तान के ऐलान से मुतसादिम भी। हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक समाअत के दौरान हुकूमत के वकील ने इतराफ़ किया कि पाकिस्तान में इन जमातों को कलअदम करार देने वाले सदारती ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म हो चुकी है, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने कलअदम करार दे रखा है। जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत ट्रस्ट पाकिस्तान में फिलहाल वॉच लिस्ट पर हैं। यमन में 2015 से सऊदी अरब की क़यादत में हूसी बागियों के खिलाफ जंग जारी है, जिसमें सऊदी अरब का साथ देने पर अमरीकी हुकूमत को मुल्क के अंदर कई हलकों की जानिब से कड़ी तनकीद का सामना है। अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस ने इशारा दिया है कि वो जल्द इस लड़ाई को खत्म होता देखना चाहते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हम चलेंगे हमारे नुमाइंदा अमान अजहर के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल पर हैं। अमान, क्या तफसीलात हैं? जी सारा, ये पहली बार है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर ऑफिशियल की जानिब से यमन में जंग बंदी के हवाले से इतनी क्लियर और साफ अल्फाज में बात की गई है। इससे पहले अमेरिकन कांग्रेस के अंदर सऊदी जो बमबारी है, इंडिस्क्रिमिनेट बमबारी जिसमें शहरियों की जान गई, और जो सऊदी ब्लॉकेट के नतीजे में जो ह्यूमैनिटेरियन सूरत हाल है, जिसमें मेडिसिन की कमी है, खुराक की कमी है, इस हवाले से खासी नुक्ताचीनी होती रही है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सेक्रेटरी मैटिस ने कल US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में बात करते हुए साफ अल्फाज में ये कहा कि वो 30 दिनों में चाहते हैं कि तमाम फरीकैन मेज पर आएं, गुफ्तगू करें, ताकि इस जंग बंदी की तरफ बढ़ा जा सके। हाल ही में जो जमाल खशोगी का कत्ल हुआ, उसके नतीजे में भी रियाद के ऊपर जो हमने देखा कि प्रेशर बढ़ा है, उसके बाद अब ये गुफ्तगू सामने आई है। तो सेक्रेटरी मैटिस का एग्जैक्टली कहना क्या था, आइए वो उनके अल्फाज की सूरत में सुनते हैं। और तवील मुद्दत से मेरी मुराद आज से 30 दिन में हम तमाम फरीकैन को अमन मुज़ाकरात की मेज पर इकट्ठा देखना चाहते हैं। ये मुज़ाकरात जंग बंदी, सरहदों से पीछे हटने और फिर बमबारी रोकने की बुनियाद पर होंगे, जिनसे अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ख़ुसूसी मार्टिन ग्रिफिथ को इन तमाम फरीकैन को स्वीडन में इकट्ठा करने और जंग के खात्मे का मौका मिल पाएगा। ये वाहिद तरीका है जिसके जरिए हम इस मसले को हल कर सकते हैं। जी, उसके अलावा हाल ही में जो अमरीकी इन्फ्लुएंस है, सऊदी इन्फ्लुएंस है, माफ़ कीजिएगा, अमेरिकन पॉलिटिक्स में, उसकी भी कुछ सूरत हाल सामने आई जब यहाँ पे सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी की ने जो एक लॉबिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर जो रिसर्च की, उसमें सामने आया कि 2016 और 2017 की जो कैंपेन कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, उसमें जो सऊदी अरब से मुंसलिक जो लॉबिंग फर्म्स थी, उन्होंने $23 लाख, जो कि बहुत बड़ी रकम है, वो यहाँ पे खर्ची, जिसमें इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी थी। और उसके अलावा ये बात भी सामने आई कि कांग्रेस से मुंसलिक जो 75 अफराद थे, उनको इन जो लॉबिंग फर्म्स थे, उन्होंने सऊदी अरब के बिहाफ पे तकरीबन $4 लाख यहाँ पे दिए थे, जिसका मकसद यहाँ पे जो कांग्रेशनल एक्शन है सऊदी मुखालिफ, उसको रोकना और सऊदी अरब के इंटरेस्ट को सिक्योर करना था। जी, ऑलराइट, अमान अजहर हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान। अमेरिका का शहरी कहलाने का हक किसको है? ये सवाल अचानक हेडलाइंस का हिस्सा बन गया है, क्योंकि सदर ट्रंप ने आइन की तकरीबन 150 साल पुरानी एक शक में तब्दीली का इशारा दिया है। तफसीलात जानते हैं इमरान जदून से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका में ऐसे अफराद के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को अमरीकी शहरियत ना दी जाए जो अमरीकी शहरी या मुस्तकिल रिहायशी नहीं है। ट्रंप 6 नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात से पहले इमिग्रेशन को इंतखाबी मुहिम में एक बड़े मसले के तौर पर पेश कर रहे हैं। हाल ही में HBO को दिए गए एक इंटरव्यू में जो 4 नवंबर को नशर होगा, ट्रंप ने कहा है कि उनके कानूनी माहिरीन ने उन्हें बताया है कि वो पैदाइश पर शहरियत के हक के कानून में बजाते खुद तब्दीली कर सकते हैं। अमेरिका में इस पॉलिसी को खत्म करने के हुक्म को कानूनी चैलेंजेस का सामना होगा, क्योंकि आईन के मुताबिक अमेरिका में पैदा होने वाले या अमेरिकी शहरियत हासिल करने वाले तमाम अफराद अमेरिकी शहरी हैं और हर उस अमेरिकी रियासत के शहरी हैं जहां वो रिहाइश पजीर हैं। ताहम कुछ कंजर्वेटिव्स के मुताबिक इस तरमीम का मकसद सिर्फ अमेरिका में रहने वाले मुस्तकिल अमेरिकी शहरियों के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को अमेरिकी शहरियत देना है। ये मामला असल में काफी गंभीर भी है। 1868 में अमरीकी आइन में 14वीं तरमीम मंजूर की गई थी ताकि गुलामी के खात्मे के बाद उन तमाम अफराद को अमरीकी शहरियत दी जा सके जो अफ्रीका से लाए गए गुलामों के यहाँ अमरीकी सरजमीन पर पैदा हुए थे।
1898 में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरमीम का इतलाक ऐसे अफराद पर भी किया जो अमरीका में उन वालिदैन के घर पैदा हुए जो अमरीकी शहरी तो नहीं लेकिन इस मुल्क में कानूनी तौर पर मुकीम है। अब सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या इस तरमीम का इतलाक उन लोगों पर भी हो सकता है या नहीं जिनके वालिदैन इस मुल्क में या तो गैर कानूनी तौर पर हैं या फिर कलील मुद्दत के लिए किसी दूसरे वीजे पर आए हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक शहरियत के कवानीन में किसी भी तब्दीली को मंजूर करवाना सदर ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा। इसे अदालतों में चैलेंज भी किया जा सकता है। हमने इस मामले पर कुछ आम शहरियों से उनकी राय जानने की कोशिश की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। इस वक्त मैं वाशिंगटन डीसी के तारीखी नेशनल मॉल पर मौजूद हूँ, जहाँ हर साल अमेरिका और दुनिया भर से करोड़ों टूरिस्ट आते हैं। हमने यहाँ चंद लोगों से सदर ट्रंप के सिटीजनशिप बाय बर्थ के हक को ख़त्म करने के मंसूबे के बारे में उनकी राय ली। आइए देखते हैं वो राय क्या है। मैं जानता हूँ कि यहाँ पैदा होने वालों को आईनी तौर पर शहरियत मिल जाती है, लेकिन ऐसा पुराने वक्तों में बेहतर था जब मुल्क तरक्की कर रहा था। मेरे ख्याल से अब इस पर नजरसानी होनी चाहिए। इस पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं। मुझे यकीन है कि आईनी तौर पर ऐसा किया ही नहीं जा सकता। मैं खबरों में सुन रहा हूँ, लेकिन ये जानते हुए कि वो कुछ नहीं कर सकते, ट्रंप सिर्फ एक चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस उन्हें ऐसा नहीं करने देगी। मेरे ख्याल में लोगों को यहाँ सिर्फ बच्चे पैदा करने और उन्हें अमेरिकी शहरी बनाने के लिए नहीं आना चाहिए। ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में ये अखलाकी तौर पर गलत है। जब लोग यहाँ आते हैं और बच्चा यहाँ पैदा हो तो उसे शहरियत का हक मिलता है। हम ये हक कैसे छीन लें? मुझे लगता है कि छुट्टी पे आकर बच्चा पैदा करने वालों को शहरियत नहीं मिलनी चाहिए। इमिग्रेशन के लिए मौसर कानूनी तरीका मौजूद है। कुछ आम अमरीकियों की राय आपने जानी। प्यू रिसर्च सेंटर के 2015 के सर्वे से जाहिर हुआ कि 60% अमरीकी शहरियत के कवानीन में तब्दीली के खिलाफ हैं, जबकि 37% ऐसे इक़दामात की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां आपको न सिर्फ अहम खबरें मिलेंगी बल्कि बहुत सी दिलचस्प मालूमात और बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस भी इसी वेबसाइट पर आपके लिए मौजूद हैं। दुनिया को बदल देने वाले आइडियाज कहां बैठकर सोचे जाते हैं? अक्सर तो बहुत ही आम सी जगहों पर। ऐसी एक जगह है रियासत कैलिफोर्निया के इलाके वेस्टवुड में कायम बक्स रेस्टोरेंट, जहां टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा देने वाले अक्सर आते जाते रहे हैं। सिलिकॉन वैली के इस आइकॉन में हमें ले जा रहे हैं साकिबुल इस्लाम। सिलिकॉन वैली, जहां छोटे छोटे ख्वाब नाकाबिले यकीन हकीकत का रूप धार लेते हैं। एक छोटा सा आइडिया अरबों डॉलर का कारोबार बन जाता है और एक आम सी दिखने वाली जगह एक आइकॉन बन जाती है। सिलिकॉन वैली में हर कॉर्नर पे कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है। बक्स रेस्टोरेंट जो वेस्टवुड कैलिफोर्निया में है, एक ऐसा ही रेस्टोरेंट है जो छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। इसको इतना आइकॉनिक क्यों समझा जाता है, आज हम यही जानने यहाँ आए हैं। Finally, I made it to Bucks Woodside. How are you? Great to see you. And I'm very excited to be here. Let me show you around. इस रेस्टोरेंट के मालिक जेम्स मैकनिमन कहते हैं कि उनके इस रेस्टोरेंट में कुछ ऐसे कोने हैं जहां सिलिकॉन वैली की अजीम दास्तानों में से कई की शुरुआत हुई। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग मिलते हैं और हमारे इर्द गिर्द दुनिया के बड़े सरमायाकार और टेक्नोलॉजी के इदारे हैं। चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो मेज है जहाँ 90 की दहाई में स्टीव जॉर्ज वेस्टन और सुबीर भाटिया ने बैठकर हॉटमेल नामी मुफ्त ईमेल सिस्टम बनाने के आइडिया पर तबादला ख्याल किया था। Microsoft bought it for $400 million. So it was over here once I saw Bill Gates. और आपके बिल्कुल पीछे वो मेज है जहाँ बिल गेट्स से बैठकर अपने खाने के बिल पर बहस की थी। वो इस बहस के बाद अपना बिल कम करवाने में कामयाब हो गए थे। Now where Bill Gates is, everybody knows. इस टेबल पर मार्टिन एबरहार्ड और मार्क ट्रेपनिंग ने टेस्ला की बुनियाद रखी थी। उस वक्त इलॉन मस्क उसका हिस्सा नहीं थे। Elon wasn't with the firm in the beginning. यहाँ इस मेज पर नेटस्केप शुरू करने की बुनियादी बातचीत हुई थी, जिसके आने के बाद इंटरनेट ने दुनिया भर में इनकलाब बर्पा कर दिया था। It revolutionized the world. और इस टेबल पर पेपैल की बुनियाद रखी गई थी, बल्कि उस वक्त उनके लिए काम करने वाला कोडर इसी टेबल पर काम करते करते सो गया था। It was founded here at this table. जेम्स का कहना है कि इनमें से कुछ कहानियां उन्हें याद थीं और कुछ उन लोगों ने आकर बरसों बाद उन्हें बताई जो यहाँ होने वाली मुलाकातों में मौजूद थे।
इस तस्वीर में अरबपति वॉरेन बफेट से खाने के बाद उनके बटवे के बारे में पूछ रहा हूँ, जो जाहिर है काफी भारी था, क्योंकि उस वक्त वो दुनिया के दूसरे अमीर तरीन इंसान थे। जेम्स मैकनिमन दुनिया भर से आने वाले मीडिया और सहाफती इदारों की गिनती यहाँ इस दीवार पर इस तरह रखते हैं। चलें, अब मैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नाम का निशान भी यहाँ लगा रहा हूँ। सिलिकॉन वैली की तारीख के कुछ दिलचस्प हिस्सों की कहानियों से मुज़य्यन इस रेस्टोरेंट में आकर ये महसूस होता है जैसे गुज़िश्ता 3 दिहाइयों में बरक़रफ़्तारी से बदलती इस दुनिया की तस्वीर एक फिल्म रील की तरह आपकी आंखों के सामने से गुजर गई हो। साकिबुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, वेस्टवुड, कैलिफोर्निया। साकिबुल इस्लाम से मैं ये पूछूंगी कि इस रेस्टोरेंट के खाने में ऐसी क्या खास बात है कि उसे खा के इतने अच्छे आइडियाज आते हैं, मुझे भी जाना चाहिए वहाँ। और अब चलते हैं आज की आखिरी कहानी की जानिब। आज अमेरिका में हैलोवीन मनाई जा रही है, एक ऐसी रात जब लोग पैसे खर्च करके खुद अपनी मर्जी से खौफ खरीदते हैं। आज की रात बहुत से लोग आसेबज़दा घरों में जाएंगे जहाँ जिन, भूत और चुड़ैलें उन्हें डराएंगी, और ये अपने काम में बहुत तरबियत याफ्ता हैं। ऐसे जिनों भूतों की ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है, ये देखने के लिए चलते हैं वाशिंगटन के करीब एक बहुत ही मकबूल आसेबज़दा जंगल में। हैलोवीन एक मकबूल अमरीकी त्यौहार है और इसी वजह से इसने एक मुनाफे बख्श इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर ली है। लोगों की दिलचस्पी ऐसे आसेबज़दा मकानों में बढ़ रही है जहां वो टिकट खरीदकर खौफज़दा होने का लुत्फ उठाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ऐसी सरगर्मियों से अमेरिका में सालाना $1 अरब से ज्यादा कमाए जा रहे हैं। मैरीलैंड के मार्कॉफ्स हॉन्टेड फॉर पॉल ब्रूबाकर इस अमर को यकीनी बनाते हैं कि ऐसे खौफनाक मनाजिर की ड्रामाई तश्कील महफूज अंदाज में की जाए। हम खुशकिस्मत हैं कि बतौर अमरीकी शहरी हमारी जिंदगियां बहुत महफूज हैं। जरूरत होती है कि इस खौफ को अपने ऊपर तारी किया जाए और शायद इसीलिए हम इस तजुर्बे की बखुशी कीमत अदा करते हैं। इन भूत बंगलों को आवाम के लिए अक्टूबर में खोला जाता है, लेकिन यहाँ काम करने वाले अदाकारों की तरबियत इससे कहीं पहले शुरू हो जाती है। ये तरबियतकार इन अदाकारों को डराने के फन से रूशनास कराने में मसरूफ हैं। रात होने से कबल ये अदाकार अपने किरदारों की मुनासबत से मलबूसात और दीगर साजो सामान का इंतखाब करके मेकअप रूम का रुख करते हैं। हमारे पास 120 के करीब अदाकार होते हैं, इसलिए हर एक के मेकअप पर सिर्फ 5 से 10 मिनट लगाए जाते हैं। हम एयर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, किसी और तरीके से करें तो बहुत देर लग जाएगी। एक बार ये एक्शन शुरू हो जाए तो आखिरी सारिफ के जाने तक खत्म नहीं होता। हम मुसलसल 8 घंटे तक अपने किरदारों को निभाते हैं, जिससे हमारा गला थक जाता है। अक्सर परफॉर्मेंस के दौरान फिल्बदी जुमले भी कहे जाते हैं। अदाकारों के मुताबिक किसी को डराने में कामयाबी से उनकी तमाम मेहनत वसूल हो जाती है। छोटे कद की नाजुक सी लड़की होकर बहुत मजा आता है जब मैं लंबे चौड़े आदमियों को डरा देती हूँ। यूँ लगता है कि यहाँ आने वाले अफराद बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जभी तो हर साल वो यहाँ का रुख करते हैं। रिपोर्टर जिल क्रेग के साथ फाइज़ा बुखारी, उर्दू, VOA। तो डराना भी फन है और डर जाना लॉट्स ऑफ फन। ये था हमारा आज का व्यू 360। फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा आपकी जानिब से। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए urduvoa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।